सैलाब जदगान के लिए पाकिस्तान की आवाम किसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है? आप कंपैरिजन कर लें, कंपैरेटिव स्टडी कर लें। जो वजीर आजम फंड है और एक इमरान खान का रिलीफ फंड है, तो आप जरा कंपैरेटिव स्टडी कर लें किसके अंदर पाकिस्तान की आवाम पैसे दे रही। अगर हम इस वक्त सिचुएशन देखें ना, बहुत ज्यादा फ्लूइड है और इनिशियल एस्टिमेट्स जो हैं वो $12 बिलियन तक के आए थे और अब वो कहीं कहीं एस्टिमेशंस जो हैं वो $30 to $40 बिलियन तक जा रही हैं। गवर्नमेंट वो कर सकती है और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये मिलके काम करना पड़ेगा कि जो लोग अंडर डेट हैं, देखें जिनके पास अभी खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, वो अगर उसकी जमीन इस काबिल हो जाती है तो वो पैसा कहां से आएगा? अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त कराची वालों के लिए एक ख़बर जो है वो जहां अबर रहमत बरस रही है वहां लोग परेशान हो जाते हैं कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश का आगाज़ हुआ है लोगों की खुशी के साथ दुख जो है वो उसका आगाज़ हो जाता है। लोगों में परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि जिन इलाकों में अब बारिश हो रही है, ये बारिश तो शायद अगले आधे घंटे में रुक जाए, लेकिन उसके बाद एक हफ्ता तक इन इलाकों से पानी नहीं निकलता। जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। इस वक्त बारिश की सूरत हाल क्या है? शायद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे जान ले ईद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। शायद किन इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ देर पहले जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। सदर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर और कराची के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और उसके बाद फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अहम शाहराहों और दीगर जो नाशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया है। इस वक्त जो है ख़ास तौर पर कराची के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, कराची के ख़ास तौर पर मुज़ाफ़ाती इलाके जिसमें न्यू कराची, मंगो पीर और दीगर इलाके, मेरे अकबी साइड पर भी आपको जो वो काले बादल आपको आसमान पर नजर आ रहे होंगे। साथ साथ बारिश के साथ साथ जो गरज चमक का जो सिलसिला है वो भी जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा और वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, दीगर इलाकों में भी बारिश जो है वो जारी है। बारिश का पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, कारसाज और मुख्तलिफ इलाकों में रोड पर ट्रैफिक जाम के मनाजर भी देखने में आ रहा है। ख़ासतौर पर जो सुबह के औकात में शदीद गर्मी थी और 1 बजे के बाद तूफ़ानी हवाओं के साथ साथ जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम तक हमें आए थे। शायद बहुत शुक्रिया आपका बारिश की सूरत हाल। बहरहाल ये एक मामला है कराची वालों का, बारिश से उन्हें डर लगने लगा है जहां पहले एंजॉय किया जाता था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है इस वक्त कि हुकूमत एक जानिब जो है वो तमाम तर उनकी तवज्जो है कि किसी तरह से इमरान खान पर मुकदमात कायम किए जाएँ, इमरान खान को साइड लाइन किया जाए और पूरे इस सियासी खेल से, सियासी मंजरनामे से माइनस कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान हर आने वाले दिन में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और यही धचका है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन भी मुलतवी कर रहा है। हुकूमत चाह नहीं रही है, उनके अपने सर्वेस जो हैं वो बता रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जहाँ तवज्जो होनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क में सिचुएशन क्या बन रही है, उधर नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि जब IMF से कर्ज के मामलात हो जाएंगे, पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, डॉलर काबू में आ जाएगा, रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी। हमने वो देखा कि उसके उलट हुआ कि आज 231 और 239 तक ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड कर रहा है और ये मुसलसल बढ़ रहा है। तो फिर वो कहाँ दावे गए और मईशत की बातें वो किधर हैं? सिर्फ वजीर ख़जाना का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आंसू बहाना पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकता है? इस सूरत हाल पर बात होगी। फिर जो साइड लाइन करने का मामला है, क्या उसमें वो कामयाबी हो सकती है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोहम्मद उसामा गाजी साहब। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का। और हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से जो हमें बिजनेस रिपोर्टर हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि इस वक्त जो बिजली की कीमतें आज ही जो ऐलान हुआ है उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। जो डॉलर है हम उनसे जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब तो बहुत दावे कर रहे थे, हुकूमत ये बात कर रही थी कि मईशत की बेहतरी हो जाएगी अगर IMF, और मुबारकबादें थी नाज़रीन, आपको याद होगा बाकायदा शुक्र अदा किया गया। शायद कुछ नवाफिल भी शुक्राने के हों, लेकिन बहरहाल ये शुक्र अदा किया गया। अब उसके उलट क्यों हो रहा है? उमर हयात से हम ये जानेंगे। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया और हम कोशिश करेंगे हुकूमती नुमाइंदे और अपोजिशन से यानी कि PTI से भी मौक़िफ़ लें। मोहम्मद उसामा गाजी साहब, सबसे पहले आपसे, ये पहले हम मईशत पर भी बात करते हैं लेकिन उससे पहले ये इमरान खान साहब जो हैं वो अब कह रहे हैं महंगाई और इन चीज़ों पे, लेकिन इमरान खान साहब को चाह रहे हैं वो माइनस हो जाएं।
पूरे मंजरनामे से गायब कर दिया जाए, नाअहल कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, या उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए अगर सजा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से हो जाए, तो क्या ये जो पूरी हुकूमत की इधर तवज्जो है, बाकी 22 करोड़ आवाम, इतनी चीज़ें यहाँ नहीं सोच रही हुकूमत? ख्वाहिशात तो मुदस्सिर पहले दिन से यही थी। कुछ ख्वाहिशात तकमील तक पहुंची, कुछ नवंबर में कोशिश हो रही है कि उन ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें जितना इनका नुकसान हो चुका है पूरी पीडीएम का, यकीन मानिए जब से ये जमातें बनी, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, तो इतना नुकसान इनको कभी नहीं हुआ। और एक गलती को दुरुस्त करने के चक्कर में, यानी उसको किसी तरह से गलती हो गई है, आप उसको किस तरह सुधारें या कुछ करें, उस चक्कर में और गलती, बजाय इसके कि आप मामला को सुलझाने की तरफ लेकर जाएं, ये करते हैं वही जो आप माइनस की बात कर रहे हैं कि एक केस के बाद दूसरा, यानी जो पहला इन्होंने शुरू किया जी फराह साहिबा वाला, वो एंटी करप्शन ने अब खत्म कर दी, तोशा खाना का किया, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, फिर दहशतगर्दी वाला जिस तरह से उन्होंने बना दिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जिस तरह से जग हसाई हुई, पूरी दुनिया में आप सोचिए, हर जगह इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं जी इतना तो मैं कभी हाईलाइट हुआ ही नहीं, इतनी ज्यादा कवरेज मुझे कभी मिली ही नहीं। तो आप सोचिए कि इन्होंने फिर क्या किया। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं, और अब भी आप देखिएगा कि जितना वक्त ये गुजारेंगे, ये एक से बढ़कर एक ब्लंडर करेंगे। अब इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ के हवाले से बात कर दी कि जो नई हुकूमत आए वो तैनाती करे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि ये ब्लंडरी करेंगे, क्योंकि इन्होंने जितना कुछ बेचा था आकर कि हम गैस बिजली और ये सब सस्ती कर देंगे, हम आएंगे तो हम बदल गए हैं, हमने अब कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। आप मीडिया का हाल देखें, क्या पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन आमरीत में भी यह हाल था जो अब है? तो कोई एक बात इनकी दुरुस्त साबित नहीं हुई और सारे के सारे झूठ लोगों के सामने आ गए, और लोग इस वक्त तंग हैं। यकीन करें आप, बिजली के बिलों की वजह से, अभी गैस का जो बहरान आ रहा है उसमें, आटे की कीमत आप देखिए कहां तक चली गई है। सब इनका अब मसला क्या है? अब ये है कि इनको नजर आ गया कि कारकर्दगी या ये जो तजर्बाकारी दिखानी थी उसकी वजह से तो अब हमारी साख हो गई है जीरो। अब सिर्फ एक हाल है कि मैदान खाली हो, इमरान खान हो ही ना, तो फिर ही हमारी कोई सूरत बनती है, अदरवाइज नहीं। इसके लिए माइनस के चक्कर में है, और उस माइनस को करते करते इमरान खान प्लस हो रहे हैं और ये मजीद माइनस हो रहे हैं, इनके वोट माइनस होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा इशू है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता था? वो महंगाई को कंट्रोल करके, वो चीज़ों में बेहतरी करके, लेकिन हुकूमत की तवज्जो शायद उस जानिब है। लेकिन जो आपने मीडिया की बात की, एक तरफ तो चलें कदगने हैं इस दौरे हुकूमत में, लेकिन जो दूसरी चीज़ मुझे नज़र भी आ रही है, हम देख रहे हैं जब हम न्यूज़ बुलेटिन्स देख रहे होते हैं, अखबारात देख रहे होते हैं, उसमें इश्तहारात की भरमार है सरकारी, लेकिन वो जो महंगाई है वो हर हफ्ते की जब दादोशुमार होते हैं वो बढ़ रही है, उस पर कुछ चैनल्स बात भी नहीं कर रहे, जो असल मामला है। उमर हयात, मुझे सबसे पहले तो ये सादा समझाएं कि आप बिजनेस रिपोर्टर हैं, चीज़ों को ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि चलें IMF ने कर्ज जो है वो किस्त मंजूर कर दी है, शादियाने बजाया गया हुकूमत की जानिब से, और बाकायदा लानतान हो रही थी, बुरा भला PTI को कहा जा रहा था कि इन्होंने, इनकी वजह से ये हो रहा था, मुल्क का नुकसान हो रहा था। लेकिन वो किस्त की मंजूरी भी हो गई, सब चीज़ें हो गई, डॉलर फिर काबू नहीं आ रहा। ये डॉलर क्यों जा रहा है, इतना बढ़ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। और जैसा कि आपने कहा कि डॉलर IMF की जो ट्रांच है आने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो सका, और डॉलर जो है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है। और हमने ये देखा है कि जो एक डॉलर के जो रेट्स हैं उनके बढ़ने की एक वजह जो है वो आपका इंपोर्ट बिल है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट बढ़ रहा है। डॉलर मार्केट में इस वक्त कम है और डॉलर की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से डॉलर नीचे नहीं आ रहा। और ये हुकूमत जब ये आई थी तो जो रिज़र्व्स थे वो तकरीबन स्टेट बैंक के 10.54 बिलियन डॉलर्स के थे। लेकिन अब जब IMF से ट्रांच आ भी गई है 1.16 बिलियन डॉलर की, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि रिज़र्व जो है वो 8.98 डॉलर्स तक, अरब डॉलर तक पहुँचे हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होगी, आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी, तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और एक वजह यह भी है कि IMF जो मुआहदा है उसमें ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से आपके रिज़र्व्स भी कम आए, क्योंकि आपका ये मुआहदा होना था जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना बने थे और बड़े दावे करके वो कराची में उन्होंने एक प्रेस टॉक की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वो दोहा जा रहे हैं और दोहा से जो है वो IMF से वो डील साइन करके आएंगे और प्रोग्राम लेकर आएंगे। लेकिन वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल उसमें कामयाब नहीं हो सके और फिर
जाके आपको 29 अगस्त को ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान को जो है वो 7वें और 8वें जायज़े के तहत ये रकम जो कर्ज़ की है वो दी जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल इस वजह से भी गंभीर होती जा रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की मईशत को सैलाब से नुकसान पहुँचा है और हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं आवाम को रिलीफ़ देने के लिए इवन, और फिर इसके बाद एक बड़ा मरहला ये आएगा कि बहाली के कामों के लिए भी हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे। और मौजूदा हुकूमत यकीनी तौर पर इस वक्त जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एतमाद हासिल करने में नाकाम नज़र आ रही है। हमने ये देखा कि माजी में जिस तरह पाकिस्तान में 2005 का अर्थक्वेक था या फिर 2010 का सैलाब था, उसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल डोनर्स ने बड़ा बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन इस दफ़ा वो हमें उसमें उनकी जानिब से हिचकिचाहट नज़र आ रही है और उसकी बुनियादी वजह ही यही है कि माजी में 2010 के सैलाब के में जब मदद की गई तो वो सैलाब ज़दगान तक वो इमदाद जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल डोनर्स ने अपने कंसर्न का भी इजहार किया, बाद में भी किया। एक हार का किस्सा भी बड़ा मशहूर है। और लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है कि हमने ख़ुद अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको दाव पर लगाया हुआ है और जिसके बाद लोग अब हम पर एतमाद नहीं करते। अब मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस दिन जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये $30 बिलियन से ज़ायद के नुकसानात हैं। जब $30 बिलियन से ज़ायद के नुकसानात हैं तो इस वक्त आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये कहना चाहिए कि जनाब आप हमारे कर्जे माफ़ करें, लेकिन यहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ जो है वो उसके बरक्स हो रहा है उमर, उसके बरक्स हो रहा है कि वो उसके बरक्स हो रहा है। तो ये बड़ा मामला है। और अच्छा, हम ये प्ली नहीं ले सकते। हाँ, हम प्ली नहीं ले सकते, बिल्कुल ये प्ली नहीं ले सकते। मैं इस पे एक तो मुल्की हालात ऐसे हैं उसामा के इंटरनेशनल डोनर्स हैं, बड़ी बड़ी डोनर्स एजेंसीज हैं जिनके लिए शायद $30 बिलियन वाला मामला इतना मुश्किल ना होता। एक तो यहाँ एली नज़र आ रही है कि वो हम पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट पर। दूसरा ये है कि जिस किस्म की प्लानिंग अंदर हो रही है कि इस वक्त 3.5 पौने 4 करोड़ लोग जो है वो बिलावास्ता तौर पर सैलाब से मुतासर हैं। कोई चीज़ वहाँ माफ़ नहीं हो रही। बिजली के बिल हों, गैस तो खैर बहरहाल मिलनी नहीं है, ये तो खुद हुकूमत इस बात को तस्लीम कर चुकी है। महंगाई वो बढ़ रही है और चीज़ों में कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। तो हुकूमत फिर काहे को चिमटी हुई है? इलेक्शन की जानिब सोचा जाए, ऐलान ही कर दिया जाए कि अगले 6 माह बाद चलें सैलाब से निकल कर इलेक्शन की जानिब जाया जाए। कुछ ऐसा सोचा नहीं जा रहा, तो क्यों है चिमटे हुए हैं हुकूमत? इसलिए कि नजर आ रहा है कि दोबारा बारी तो आनी नहीं है, जितना अरसा निकाल सकते हैं निकाल जाएं, शायद कुछ सूरत हाल दूसरी हो जाए। अगर ना भी हुई तो अब तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो दोबारा बारी आ ही नहीं सकती और 2 तय अक्सरियत है। तो जितना अरसा मजे करने हैं, एंजॉय करना है, काबीना को जो देखना है, आप देखिए ना मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब, उनको इतने साल कभी वो नहीं रहे बाहर, पिछली कई दिहाइयों से हुकूमत से बाहर नहीं रहे, तो अब उनको चंद माह हुए हैं एंजॉय करते हुए हुकूमत, तो अब वो इतनी जल्दी तो नहीं इसको छोड़ेंगे आसानी से। और दूसरी जो बात हो रही थी कर्जों की, असल में देखिए मुदस्सिर के कोई भी दुनिया का मुल्क है या इदारे हैं, वो इस तरह नहीं होता कि आप कहें जी हमारे सैलाब आ गए और आप हमारे कर्जे माफ कर दें, वो कर देंगे। आपको एक प्लान देना पड़ता है, बिल्कुल आपको बताना पड़ता है। आप बैंक में जाते हैं, आप बताते हैं कि जी मैं इसलिए कर्जा ले रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा, इस तरह मैं आपको कर्ज वापस दूंगा, ये सारा होगा, फिर उसमें होता है। इसी तरह से अगर आपने कर्ज माफ करवाने हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि हम मुतासर हो रहे हैं आपकी वजह से, ये सारा जो क्लाइमेट चेंज और ये तबाही हो रही है ये आपकी वजह से हो रही है, और हमारे ये जो कर्ज हैं जो हमने आपको वापस करना है इसमें हमें आप छूट दें ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। वही डॉलर जो हमने आपको देने हैं हम इस काम पर लगा सकें, हम डैम्स बना सकें, हम शजरकारी कर सकें, दीगर काम कर सकें। आप उसमें मॉनिटर कर लेंगे क्या हम वही कर्ज जो हमने आपको वापस करना है वो इस तरफ लगा रहे नहीं लगा रहे, वरना तो हम इससे निकल नहीं सकेंगे। आपको हमने कर्ज वापस करना है, वो जो दौलत हम आपको देंगे हम मुकाबला नहीं कर सकते और तबाही आएगी, फिर हम आपसे मांगते रहेंगे हमारा $10 अरब का तो इसमें नुकसान हो गया। तो जब तक आप खुद प्लान नहीं देंगे, जब शहबाज शरीफ साहब तो गोल्डन वर्ड्स जो तारीख में याद रखे जाएंगे, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूँ, तो जब पॉलिसी ये होगी बेगर्स कांट बी चूजर्स, आपका विजन ही नहीं है, आपकी सोच ही नहीं है। अब सैलाब आ गया, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना है क्या करना है, आप ये तक कर रहे हैं वो जो आप बात कर रहे थे कि इमरान खान फोबिया है इनको, तो सैलाब ज़दगान के लिए ट्रांसमिशन हो रही है तो आप रोक रहे हैं। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या पैगाम दें? बिल्कुल, यहाँ सैलाब हुकूमत के प्लान नाम की चीज़ आप तो कह रहे हैं कि प्लान, मैं तो देख रहा हूँ कि हुकूमत नाम की चीज़ भी
वो नज़र नहीं आ रही है। जैसे मैं बताया कि सबसे ज़्यादा मुतासर सिंध है और जहाँ सूरत हाल हो रही है वो आप भी वीडियोज़ में हमारे रिपोर्टर्स के ज़रिए भी वो देख रहे हैं। अली नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। साहब बहुत शुक्रिया। हुकूमत की सारी तवज्जो ये है कि किसी तरह से माइनस इमरान खान हो जाए। 22 करोड़ आवाम माइनस ऑलरेडी हो चुके हैं। ये जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, तो हुकूमत सिर्फ आप लोगों के पीछे है, बाकियों को नहीं देख रही। क्या वजह है इसकी? देखिए, मसाइल यही है और हम यही कहते हैं, अगर पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर पहुंचा है, इमरान खान ने तो 3.5 साल, पौने 4 साल पाकिस्तान पे हुकूमत की और जिस तरह की सारे लोग, पूरी दुनिया उसको एप्रिशिएट कर रही है, क्लाइमेट चेंज का इशू हो, इस्लामोफोबिया का इशू हो, कोरोना से कैसे निपटना है, पाकिस्तान की मीशत को कैसे आगे लेके जाना है, टफ डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और अपनी आवाम का उसमें ख्याल कैसे रखा जाता है। बाकी तो सारे 70 साल की दोनों खानदान पाकिस्तान में या डिक्टेटरशिप रही है या ये है, तो पाकिस्तान स्टेज पे पहुंचा क्यों है? और खान साहब हमेशा से इसकी बात भी करते रहे, पर इन स्टार्स ने इंडिया कराया सारा आवाम के सामने रख दिया हुआ। अब ये चाहते ये है कि लोगों के साथ आवाम में जाके तो इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते, तो उसे टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए कि अभी जो बंदा इस्लामोफोबिया का केस पूरी दुनिया के अंदर लड़ रहा है, यूनाइटेड नेशन के अंदर अब केस लड़ रहा है, उसकी वजह से 15 मार्च डेट रखी जाती है, करारदाद पास होती है, उसके खिलाफ तो इन्हें मजहब का आप पर्चा काट देते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के लिए फाइट करता रहा, 20 साल कहता रहा ये पाकिस्तान की जंग नहीं, अफगानिस्तान के अंदर से हमें निकल जाना चाहिए, हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर में इस एम्बेसडर कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, वो कहता है निगोशिएशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और उसके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा बना देते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर वो ये कहता है कि पाकिस्तान में जो टॉर्चर है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तरजीह होती है, और उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस बना दिया जाता है। कभी उसको जब वो बात करता है स्पीच बंद कर दी जाती है, जो चैनल उसका मौका पेश करता है उसे अफेयर कर दिया जाता है, जो सहाफी उसके कोई बेचारा वीलॉग कर लेता है या कोई उसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है, उसको उठा लिया जाता है, उसको टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है। लोग सहाफी इस वक्त मुल्क छोड़ रहे हैं, सहाफी इस वक्त सेडिशन के केसेस फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त फसादियत का निज़ाम है, और ये लोग जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते थे, इस वक्त उनकी लोगों के सामने खुल के सामने आ चुके हैं। उनका वे फॉरवर्ड है, ये -1, -2, -3, ये हम भुट्टो के जमाने से देख रहे हैं, इसको माइनस कर दो, उसको प्लस कर दो, उसको आगे ले आओ, इसको कह दो ये करप्शन करता है, इसको कह दो ये करता है, फलान करता है, तो सिखों की लिस्टें दे दी। इस तरह के इल्जाम से पाकिस्तान आगे नहीं जाता। हाँ, शायद आप आगे चले जाते हैं, आपका स्टेक बच जाता है। इस वक्त अपना स्टेक बचाने का टाइम नहीं है, इस वक्त स्टेक। अच्छा, लेकिन अवान साहब, अभी कल भी आपने देखा मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि इमरान खान जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद में रुकावट जो हैं वो हैं, उनके जल्द से उनके इल्ज़ामात, उनकी ये चीज़ें, वो तो आप पर इल्ज़ाम लगाए सारी जिम्मेदारी। एक तो मईशत आप लोगों ने तबाह की, नंबर 2 वो कह रहे हैं कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार भी इमरान खान है, वो तो जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल रहे हैं, आप उन पर डालते हैं। नहीं, वो तो उनके और बेचारे वो क्या कहें। देखें, अगर इनकी अपनी हुकूमत के अंदर जो हमारा 2021-22 के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो इनकी हुकूमत ने दी, हमारी हुकूमत की, उसमें वो क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, जो खुद मिफ्ता इस्माइल ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई, जिसमें उंगली वाली आंटी भी बैठी हुई थी मरियम औरंगजेब, और उनमें क्या कहते हैं कि 6% ग्रोथ कर रहा है पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 11.5% है, पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है 12.5 अरब डॉलर, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पाकिस्तान का टोटल 3% ऑफ द जीडीपी के अंदर जो महंगाई है वो 16% थी, और पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट थी वो 12.5 अरब डॉलर से बढ़ के 32.5 अरब डॉलर पे चली गई। पाकिस्तान की जो रिमिटेंसेस थी वो 18.5 अरब डॉलर से बढ़ के 33 अरब डॉलर पे चली गई थी। तो ये तो खुद बता रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर थी। IMF एक्नॉलेज कर रहा था, वर्ल्ड बैंक एक्नॉलेज कर रहा था। ये आपकी जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मूडीज है, चाहे वो बाकी एजेंसीज हैं, वो फिच है, वो जितनी थी वो क्या कह रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल है। पाकिस्तान की इकॉनमी को उन्होंने माइनस निकाल के पॉजिटिव के अंदर डाल दिया हुआ था। पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट जो एक्सपोर्टर्स को हमने ऑफर किया हुआ था टर्फ फैसिलिटीज,
ये खुद एक्नॉलेज कर रहे थे। अब आके अगर वो क्योंकि उनकी फितरत में झूठ बोलना है तो हम तो उससे कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर सैलाब जदगान की बात है, सैलाब जदगान के लिए पाकिस्तान की अवाम किसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है? आप कंपैरिजन कर लें, कंपैरेटिव स्टडी कर लें, जो वजीर आजम फंड है और एक इमरान खान का रिलीफ फंड है, तो आप जरा कंपैरेटिव स्टडी कर लें किसके अंदर पाकिस्तान की अवाम पैसे दे रही। और अगर हम जलसे कर रहे हैं तो चिश्तिया के अंदर जलसा क्या खलाई ने आके किया था, और खलाई मखलूक का नाम मरियम नवाज है, क्या वो जलसा नहीं था? अगर वो इस समझते हैं कि इमरान खान का जो टेलीथॉन है वो पाकिस्तान की सैलाब जदगान के लिए नहीं है, तो फिर शायद वो ठीक कह रहे हो। अगर आपकी ये राय है, बाकी हजार सहाफियों की ये राय, पूरी दुनिया की ये राय है कि वो ये टेलीथॉन है, ये सबसे जो उसकी सवाए बोल के किसी ने वो टेलीथॉन दिखाया नहीं पाकिस्तान के। और सर उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमें केबल से बंद कर दिया गया है, उसका तो हम मुसलसल जो नहीं, आपने जो बंद नहीं कर दिया गया है जमील फारूकी के साथ जो हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, मतलब ये फसातियत की हद है कि एक मतलब कि आप किसी के सहाफत क्या है? सहाफत नाम है सवाल उठाने का, सहाफत नाम है तनकीद करने का। और क्यों है वो? ये इसलिए है कि आप किसी की इस्लाह चाहते हैं, आप किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं रखते हैं, आप किसी को तनकीद करते हैं, सवाल उठाते हैं, निजाम की बेहतरी के लिए उठाते हैं। अगर आपका किसी को सवाल बुरा लग रहा है, आपकी तनकीद बुरी लग रही है, तो शायद हम गलत कह रहे हैं, चाहे वो सहाफी गलत कह रहे हो, आप उसे दलील से कायम करें। पर अगर किसी को आप उठा लेंगे, किसी के ऊपर तशद्दुद करेंगे, जुडिशियल टॉर्चर करेंगे या पर्चे दे देंगे सिटीशन के, तो वो तो हल नहीं है। वो तो सारी आवाम देख रही है, इसलिए तो वो आवाम में जाने से डरते हैं। अब जो के अंदर हो रहा है, कल मुराद अली शाह साहब में चले गए, तो भाई कोई उनकी निजाम क्या बना के जा रहे हो, क्या निजाम दे रहे हो, क्या लोगों की रिहेबिलिटेशन प्लान दे रहे हो, सिंध के अंदर से पानी कैसे निकलेगा ये बताओ हमें। अब कश्ती लेके निकल गए और कश्ती का भी तेल खत्म हो गया क्योंकि वो गवर्नमेंट के पैसा, अब अपने पैसों से तो तेल भी डलवाने को तैयार नहीं है। सर ये तो सूरत हाल बहुत गंभीर है। अली नवाज अवान साहब के खैरपुर साबिक वज़ीर आला का शहर है, वो डूबा हुआ है, वहाँ हालात ये है कि एक ही दिन में जो है वो 26-27 लोगों की डेथ होगी। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के रहनुमा। और ये सिचुएशन सामने है, हल इसका क्या हो सकता है? उसामा गाजी क्या होगा फिर आगे? मुदस्सिर, हल तो फिलहाल यही नजर आता है कि इलेक्शंस जो है उसकी कोई डेट हो, कोई एक चीज वाजे हो जाए, ताकि वो तो बिल्कुल नहीं देने के इरादे में, आप खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसलिए डिले कर रहे हैं, फिर बारी मिले ना मिले वो तो नहीं देंगे बारी, तो फिर नहीं चलेगा। देखिए मुदस्सिर, अभी भी आप देखें सऊदी अरब से जिस तरह की कमिटमेंट्स थी वो उस तरह पूरी नहीं हो रही, कतर से जो थी सोचा गया था वो नहीं हो रहा, IMF के बाद आप बात करें, तो जब तक माशी सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, एक इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा ये हुकूमत 1 साल गुजार लेगी ज्यादा से ज्यादा, और ये मुसलसल एक क्राइसिस की सिचुएशन रहेगी, और खुद ये और ज्यादा अपना वोट बैंक जो है वो कम करेंगे, उसमें मुल्क और ज्यादा नीचे जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई भी कंपनी हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी एक मईशत के हवाले से आप कोई भी चीज ले लें, उनको पता है कि इनकी कोई भी पॉलिसी 1 साल से ज्यादा की हो ही नहीं सकती, वो भी बेस्ट केस सिनेरियो की बात हो रही है, कोई पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि ये खुद अब कि जी पंजाब हुकूमत हम ले लें तो शायद इस्तेकाम आ जाए। आप सोच का लेवल तो देखिए ना आप जरा, कि इमरान खान किसी तरह से जनाब नाहल हो जाएगा तो हम कुछ सुख का सांस आ जाएगा, क्या उससे इस्तेकाम आएगा सियासी? हो ही नहीं सकता। किसी जगह आप देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो कहते हैं परिंदों की तरह होती है कि वो जरा सा उनको खतरा महसूस होता है तो वो गए, वो सारे, और एक परिंदा उड़ता है तो सारे, अब वो सारे गए हैं, जा चुके हैं, अब उनको लाना आसान नहीं है। उनको लगेगा हाँ कोई गवर्नमेंट आ गई, 5 साल रहे, तो कम से कम उसके बाद ये जो पॉलिसीज होंगी वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, नहीं कि गवर्नमेंट आ जाए, पीडीएम की आ जाए, कुछ तो हो। पहले इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, एक बड़े खौफनाक मौके पर, वो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी, इन्होंने पता नहीं क्या बेचा कि हमारे ताल्लुकात इतने हैं ममालिक से, हम आएंगे तो ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स ही जो है वो मोहम्मद उसामा गाजी वो किए जा रहे हैं, और जिसका हमें नज़र भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया उसामा, आपके वक्त का। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक वापस आएंगे उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, क्योंकि एक बड़ा अहम इशू है। सैलाब में तबाही तो जो मचाई है, लोग मर रहे हैं, लेकिन जो असल अगले आने वाले वक्त में है कि फूड सिक्योरिटी के इशू क्या होंगे, क्या कहत साली के मामलात होंगे, ज़मीनें तबाह हो गई हैं, होने क्या जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक सैलाब के बाद बहुत बड़ा मसला दरपेश है। सैलाब से पहले ही
सिचुएशन जो है वो खासी ख़राब थी, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज़ पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 3-4 साल से ये नज़र आ रहे थे। तो अब जो मसला दरपेश होगा अगले आने वाले वक्त में वो है फूड सिक्योरिटी का, और पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा इलाका जो फसलों का था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। अगले आने वाले वक्त में वहाँ फसलें होना, काश्तकारी होना बहुत बड़ा मसला है। इस पे क्या हो सकता है और किस किस्म के नताइज होंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर हयात भंडारा साहब, ज़रूरी उमूर के माहिर भी हैं, ख़ुद भी किसान हैं। बहुत शुक्रिया आमिर हयात साहब। और उमर हयात हमारे नुमाइंदे जो बिज़नेस रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो उमर हयात, आमिर हयात हमारे साथ हैं। हमें ज्वाइन किया वाजिद रिजवी साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं और फूड सिक्योरिटी के हवाले से काम करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे ब्यूरो चीफ जो है कोयटा, वो भी मौजूद है, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त जो बताया जा रहा है गंदम की सिचुएशन वो खासी गंभीर हो गई है, आटे नापैद हो रहा है और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये तो अभी की सिचुएशन है, आगे क्या होगा हम बात करेंगे। आमिर हयात साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सैलाब आया है और उसके बाद जो आमिर हयात साहब तबाही हुई है, अगले आने वाले वक्त में इन इलाकों में क्या होगा? ये बहुत बड़ा ज़रूरी इलाका है जो तबाह हो चुका है। शुरू की है क्योंकि हम बात जो नेशनल मीडिया पे ऑलरेडी सुन रहे हैं वो ज़्यादातर जो एग्जिस्टिंग लॉस है उसके ऊपर है। एग्जिस्टिंग लॉस तो बहुत ज़्यादा हो चुका है और आज की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पता चल रही है वो 40 अरब डॉलर का लॉस है। उसमें एग्रीकल्चर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में एज ए किसान या ज़राअत से वाबस्ता होने की सूरत में मुझे नज़र आ रहा है वो आपकी अगले चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से। और ये 2-3 तरह के चैलेंजेस होंगे। नंबर 1 एक तो ये है कि आपकी जो चावल की फसल है, कॉटन की फसल है और कुछ हद तक सब्जियां जो है वो इसमें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब आपकी बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल मार्केट है राइस की भी और कॉटन की भी, और वो जो है वो सबसे पहले तो वो डिस्टर्ब होगी। और दूसरा जो गंदम की बात, अभी जिस तरह आपने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, गंदम का एक बहुत बड़ा बहरान का मुझे खदशा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है और जिस तरह हम कोई 9-10 स्पेल्स हो चुके हैं इस मानसून के, और अभी भी जो है वो पानी इस पोजीशन में नहीं है सिंध के एरियाज में, बलूचिस्तान के एरियाज में और जो हमारे साउथ पंजाब के कुछ एरियाज में, कि वहाँ पे कुछ फसलें जो हैं वो काश्त की जा सकें। तो ये हम ऑलरेडी गंदम की फसल जो है वो इंपोर्ट गंदम के ग्रेन्स करते हैं अपनी जो लोकल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। और जो पिछले वक्त में जो रूस और यूक्रेन के मसले की वजह से जो शॉर्टेज पैदा हुई है दुनिया में, वो शायद पूरी दुनिया हमारा ये लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ गंदम, और जो किसानों के मामलात हैं वो शायद उससे भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इनफॉर्मल डेट के ऊपर होते हैं मंडी के आड़तियों से और इनफॉर्मल चैनल से। तो पहली जो उसकी फसल है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अगर हम सुखा भी लेते हैं पानी को तो उस वक्त जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज अगली फसल के बोने में आएगा, क्योंकि उनके पास अभी सरमाया नहीं है, उनके पास उस सर्वाइवल के पैसे भी नहीं है कि वो अभी एग्जिस्ट कर सके। सही, अच्छा, बिल्कुल। ये तो नुकसान और जो चैलेंजेस हैं वो आप बात करें, हम हल की जाने भी बात करें को होगा क्या और किस तरह इसको किया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो यहाँ पर उमर हयात से भी जानना चाहूँगा। उमर, ये बहुत बड़ा है, 40 अरब डॉलर या 30 अरब डॉलर जो भी गवर्नमेंट है, ये किस तरह से होगा? ये तो कोई प्लानिंग नज़र आई है, कोई पैरेलल प्लानिंग की जा रही हो इन इलाकों में कैसे करना है, या सिर्फ सैलाब के बस उसी चीज़ों का है कि जी अभी नुकसान है इनको रिकवर करना है, या रिहेबिलिटेशन के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर के फूड सिक्योरिटी का जो मसला आएगा, कुछ प्लानिंग देखी आपने गवर्नमेंट में? देखिए, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत है वो सैलाब से नुकसानात का एस्टीमेट लगा रही है, तखमीना ही लगा रही है। अभी तक जो है वो ये पता नहीं चल सका कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस सैलाब से कितने नुकसानात हुए हैं। लेकिन हुकूमत इसके पैरेलल कोई ऐसी हमें हुकूमत की प्लानिंग नज़र नहीं आती। अगर हुकूमत करती तो सबसे पहले वो लोग जो सैलाब से मुतासरा हैं, ख़ास तौर पर आपने बात की कि सिंध तकरीबन सैलाब से मुतासर हो चुका है,
और इसके साथ साथ पंजाब में भी, जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ भी सैलाब ने तबाही मचाई है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। बलूचिस्तान में जो सेब था वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और ये सेब की फसल यकीनी तौर पर अब पूरे पाकिस्तान में या जो सेब एक्सपोर्ट होता था अब वो भी नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ दीगर जो अजदास है वो भी हमें यकीनी तौर पर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें अभी एक वफ्द जो है वो तंजानिया जा रहा है जो एप्टमा का है, जो कपास वहाँ से इंपोर्ट करेगा क्योंकि आपकी कपास की फसल तबाह हो चुकी है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि आपने इमरान खान पर कौन सा केस बनाना है, आपने इमरान खान को कैसे काउंटर करना है, ये चीजें हैं। लेकिन असल जो मामला है कि अवाम जो इस वक्त मुतासिर हो रही है वो उनकी तरफ के ऊपर तवज्जो नहीं है और वो कोई ध्यान नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये जो अभी जी आगे कौन है। अच्छा, आपने उमर बात की ना सेब के, तो हमें सेब से हमेशा बलूचिस्तान और ओढ़क के हम तस्वीरें जो देख रहे थे वो बहुत खौफनाक है। मैं खुद उस पर जा चुका हूँ, देख चुका हूँ। शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा साहब, किसान तो पहले ही बिल्कुल माइनर सा है बलूचिस्तान के अंदर, फसलें भी बहुत हैं, कुछ बागात हैं वो भी उजड़ गए, तबाह बर्बाद हो गए। बाकी जो गंदम जितनी ज़रूरत है वो भी हमने देखा वो गोदामों में बिल्कुल ख़राब हो गई। इस वक्त सिचुएशन क्या है बलूचिस्तान में? एक तो बहुत महंगी है गंदम और आटा और दूसरा है भी नहीं। शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त शायद वो ज़िम्मेदार जिसके हज़ारों एकड़ हैं, 500 एकड़ है, वो शायद उसमें सकत हो। हालांकि उसमें भी सकत नहीं होगी, इसलिए कि वो भी सारा साल वो चीज़ जो उसने कमाई हुई है उसको खर्च कर रहा है और उसके बाद फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आम किसान इस वक्त बहुत ही उसका हाल बुरा है। कपास उसने लगाया हुआ था, वो कपास चला गया। गंदम उसने लगाया हुआ था, गंदम उसका जो है वो हो गया। और दूसरी फसलें जो हैं, अच्छा ज़मीन का कटाव ज़्यादा हुआ है तो इस वक्त उसको बिल्डोज़र आवर की ज़रूरत है, ज़मीनों को हमवार करने की ज़रूरत है, हल चलाने की ज़रूरत है। और हुकूमत को, हमारे वज़ीर आला साहब तो उनको कुछ पता नहीं है, उनके जो मीडिया टीम है वो फेक न्यूज़ फीड कर रहे होते हैं हमें कि जनाब वज़ीर आला साहब ने इसका नोटिस ले लिया, उसका नोटिस ले लिया। सिवाय नोटिस लेने के उनके कोई कारकर्दगी नहीं है। इस वक्त चाहिए कि आप किसान को फर्टिलाइज़र के जो है वो उसके रेट ना बढ़ें, उसको आप सब्सिडाइज रेट पर दें, आप या कोई अरेंज कर दें, बैंक्स को अरेंज कर दें। इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि जो लोकली एक वो साहूकार जो ख़ासकर हमारे हिंदू बिरादरी जो है वो कारोबार करते हैं गेहूं का और वो उनसे ख़रीदते हैं और उनको फिर देते हैं। इस वक्त बहुत हाई रेशो पर वो बेचारे कर्ज़े उठा रहे हैं, उस पर सूद पे या इंटरेस्ट पे, हाई इंटरेस्ट पर वो ले रहे हैं और अपने भेड़ बकरियां जो बच गई हैं वो पौने दोने पाँव उस पर जो है ना बेच रहे हैं। और जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर जो माल मवेशी का कारोबार करता है वो पहुंच गए हैं जनाब, गांव-गांव पहुंच गए हैं। वहाँ उनसे जो है ना, यकीन करें 6-6, 7-7 हज़ार में बकरा जो आपको वो कभी 20 हज़ार में बेचता था, वो मजबूर है उसको बेचने के लिए। क्यों? उसके पास इस वक्त उसने जो है वो तुखम जो है वो उसने बीज लेना है, उसने फर्टिलाइज़र लेना है, उसने डीजल ख़रीदना है ताकि ट्रैक्टर उसका चल सके। ये मेरे मुशाहिदे में हमने जाके कवर भी किया है। तो बड़ी एक मुश्किलात हैं। जिस तरह भी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए, हुकूमत इस तरफ देखे, हुकूमत को, वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो हर डिवीज़न का दौरा करें। हर डिस्ट्रिक्ट का अगर नहीं कर सकते हैं, हर डिवीज़न का दौरा जाके खुद करें, बजाय इसके कि उनकी मीडिया टीम जो है सिर्फ कहते हैं नोटिस ले लिया, नोटिस ले लिया, नोटिस दौरों के बाद भी कुछ ना हो तो उसका भी दौरे तो उन्होंने पहले भी वज़ीर आज़म के साथ भी बहुत कर रहे थे, लेकिन वो सड़क पे ही लोग जो हैं वो उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। तो ये भी एक मसला था। वाजिद रिजवी साहब से मैं बात करें। वाजिद रिजवी साहब, ये फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आने जा रहा है पाकिस्तान में, तो इसके हल के लिए क्या होगा जिसके जानिब अब तवज्जो हो रही है, क्या किया जाए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर हम इस वक्त सिचुएशन देखें ना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है और इनिशियल एस्टिमेट्स जो हैं वो $12 बिलियन तक के आए थे और अब वो
कहीं कहीं एस्टिमेशंस जो हैं वो 30 to 40 बिलियन डॉलर्स तक जा रही हैं। साथ ही साथ इस फूड इनसिक्योरिटी जो पैदा हो रही है पाकिस्तान में, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी देखने में आ रहा है कि दिस इज नॉट द सेम केस दैट वाज देयर बैक इन 2010। 2010 में हमारे पास रिवर फ्लडिंग हुई थी, बिल्कुल। इस दफा हमारे पास मॉनसून फ्लडिंग हुई है। जब रिवर फ्लडिंग होती है तो उसकी वजह से कुछ सेडिमेंट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप कल्टीवेशन में हमें फायदा देते हैं वंस फ्लड्स डाई डाउन, ठीक है। इस दफा जो रेन से अफेक्टेड एरियाज हैं, स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध में तकरीबन 70% आपकी प्याज की फसल उड़ चुकी है, राइस की फसल पूरी की पूरी उड़ चुकी है। बिल्कुल ही बेसिकली अगर आप देखें ना, $2.5 अरब आप राइस एक्सपोर्ट से कमाते थे हर साल, वो इस साल शायद आप मुश्किल से 700 या $1 अरब के आसपास चले जाएंगे। तो करंट अकाउंट की साइड पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ इस फूड इनसिक्योरिटी में अगर आप देखें, जब ये अभी तो हमें यही नहीं पता चल रहा है कि जो पानी खड़ा हो गया है वो किस तरह से उसको किस तरह से फ्लो ड्रेन किया जाएगा या कहीं और चैनलाइज किया जाएगा, किस तरह से उसको निकाला जाएगा। उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए रोड्स बनेंगी, तो जो सप्लाई साइड प्रेशर्स हैं वो कंसिस्टेंटली रहेंगे। जिस तरह से अभी मेरे एक फेलो पार्टिसिपेंट ने बात की कि डीजल खरीदना है उसको, 100 चीज़ें खरीदनी है, ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज एंड्स मीट, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे कटहरे पे खड़ा है कि इस वक्त अगर हम पानी ड्रेन आउट भी कर लेते हैं तो हमें उस ज़मीन को वापस से वही फर्टिलिटी देना, विच इज़ कहीं कहीं कोट हुआ है कि 2 मिलियन हेक्टेयर है, कहीं कहीं कोट हुआ है कि तकरीबन जो हमारा एरिड लैंड है उसका 3 मिलियन हेक्टेयर है। तो टोटल तकरीबन लगभग 10 से 12-14% जो है हमारा फर्टाइल लैंड इससे इफेक्ट हुआ है। उसके अलावा जो हमारे लाइफ स्टॉक है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। इट्स नॉट जस्ट क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक भी बहुत है। 8.5 लाख जो है वो NDMA कोट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक जो इम्पैक्ट हुई है, एक वो बलूचिस्तान में और दूसरी वो सिंध में। सो वी आर इन probably one of the biggest humanitarian crisis in the world right now, और इस क्राइसिस से निकलने के लिए we need aid at the moment, I mean to just survive this। जो post crisis events होंगे that will continue to जो basically revolve होंगे बिल्कुल इसी तरफ होंगे कि गवर्नमेंट पोस्ट फ्लड्स किस तरह की रिहैबिलिटेशन प्लान बनाती है। जिस तरह हमने 2010 के फ्लड्स के बाद हमने एक नेशनल डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाया था और उसके पास प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4 बनते चले गए, और उसमें एक अमाउंट जो है ना, एक हद तक अमाउंट्स एलोकेट होती थी हर साल बजट में। इस साल हमारे पास बजट का टारगेट भी सही मीट नहीं हो रहा बिकॉज हम इम्पोर्ट से लेकिन वो सैलाब बड़ा मुख्तलिफ था। वो सैलाब हमने कवर भी किया, वो सैलाब दरियाओं का सैलाब था, वो कदरे पैसे थे किसान, हमें भी पता है कि वो उसके इम्पैक्ट और होते हैं। बारिशों की जो तबाही है वो तो बिल्कुल जो है ना किल करने वाला वो है और वो डिज़ास्टर होता है। अच्छा, मैं आमिर हयात साहब, ये इस पे अब क्या हल क्या होना चाहिए, प्लान कैसे होना चाहिए कि ये किसानों में, एक तो पहले नंबर पे फसल, फिर हम लाइफ स्टॉक की बात करते हैं, किस तरह से दोबारा इन ज़मीनों को, और कितना अरसा लग सकता है इसमें? देखिए मुदस्सिर, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी हमें एहतियात से सोचनी पड़ेगी और डिस्कस भी करनी पड़ेगी। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जी हाँ, उनमें थोड़ा सा उनकी जो उनके जो है डायरेक्टिव्स, उनमें थोड़ा फर्क है। बिल्कुल, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च है वो फेडरेशन के पास है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी लाइव स्टॉक है, डेवलपमेंट, वो प्रोविंसेस के पास है। अब यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी सी सिचुएशन हो गई है। अभी आपको एक चैलेंज ये आ रहा है कि आपने जो एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन डिस्प्लेस हो चुकी है आबादी, जो इस तबाही का शिकार है, उनको फूड सिक्योर किस तरह करना है। सही। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने ज़राअत में किस तरह आगे जाना है, आपने लाइफ स्टॉक को किस तरह बचाना है। और एक जो बहुत बड़ी चैलेंज हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ ह्यूमन जो फूड है उसमें क्राइसिस में तो आ ही रहा है, एनिमल्स के लिए फॉडर नहीं है।
और एनिमल्स का जो फॉडर है वो देखें, वो सिंध के जो एरिया में चारा था वो खत्म हो चुका है। अभी उसका प्रेशर भी आपके पंजाब का जो बचा हुआ इलाका है उसके ऊपर आना है। उसके आगे ज्यादा क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि मकई जब फॉडर में जाएगी तो ग्रेन की प्राइसेस बढ़ेंगी, जो इन द एंड आपकी पोल्ट्री है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगी। तो ये बहुत एहतियात से हमें काम लेना है। मेरे नजर में जो क्रॉप के जो हल हैं उसमें हमें दो तरह से सोचना होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम पानी को किस तरह से एज अर्ली एज पॉसिबल निकाल के ज़मीन को इस काबिल करते हैं कि वहाँ पे वीट काश्त की जाए। अगर वीट नहीं काश्त हो सकती तो कौन सी वो फसल है। देखिए, हमारा एडिबल ऑयल का भी बहुत बड़ा बिल है, इम्पोर्ट बिल। तो क्या हम ऑयल सीड्स की किसी क्रॉप के ऊपर जा सकते हैं जो इन एरियाज के अंदर काश्त की जा सके? इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का बड़ा रोल होगा कि वो ये डिटरमिन करेंगे किस एरिया में होगी। सेकेंडली, एक चीज हमें गवर्नमेंट वो कर सकती है और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये मिलके काम करना पड़ेगा कि जो लोग अंडर डेट हैं, देखें जिनके पास अभी खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, वो अगर उसकी जमीन इस काबिल हो जाती है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उसमें दो तीन मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। वो ये होगी कि गवर्नमेंट सबसे पहले तो बैंक्स को पुश करे कि वो जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं वो उस एरियाज में बगैर ये देखे हुए कि कोई कितने एकर्स का फार्मर है उनको प्रोवाइड की जाए। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इनफॉर्मल लेंडिंग सिर्फ इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि बैंक्स का जो तरीकाकार है वो बड़ा मुश्किल है, जो छोटे फार्मर के लिए नहीं होता। और सबसे बड़ा विक्टिम इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज का और इन सिचुएशंस का बना हुआ है वो स्मॉल फार्मर है। दूसरा हल ये होगा कि गवर्नमेंट शुड इनवाइट जो आपकी इनपुट सप्लायर कंपनीज हैं, जिसमें फर्टिलाइजर है, जिसमें पेस्टिसाइड है, जिसमें सीड्स है, लोकल और इंटरनेशनल, जिन्होंने इन फार्मर्स से प्रॉफिट कमाया है पिछले चंद सालों के अंदर, दे शुड कम फॉरवर्ड, एंगेज किया जाए। और ये वॉलंटरली होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि एंड स्टेक होल्डर वही है। देखें, अगर मैं किसान हूं, मैं फर्टिलाइजर नहीं खरीदता, डीजल नहीं खरीदता, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनीज के हायर प्रॉफिट्स हैं ये किसी तरीके उनको दोबारा जा सकेंगे। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, इसमें सबको मिलके, और मैं ये प्रपोज करूंगा आपके शो के जरिए कि इन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड डेयरी एंड लाइव स्टॉक एक पूल, एक ऐसी कमेटी या एक काउंसिल बनाई जानी चाहिए जिसमें ये सारे लोग मिलके बैठ। बिल्कुल, ये आप तजवीज़ बहुत ज़बरदस्त है। मैं मतलब मुझे ये समझ आ रही है, हम खुद इस ज़मीन से जुड़े हुए लोग, कि ये इस तरह से प्लान हो सकता है, लेकिन ये वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर अगर इसको प्लान कर लें तो एग्जीक्यूशन में शायद साल नहीं तो 2 साल, लेकिन हम इस चीज़ों से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ ये करेंगे नहीं तो फिर तो दहाइयों तक ये मसला पेश रहेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो बात लाइव स्टॉक की आप भी कर रहे थे और वाजिद साहब भी, वो हमने ये खुद देखा बलूचिस्तान में इसकी बहुत बड़ी तबाही और सबसे ज़्यादा अर्निंग का जो एरिया और वो जो ज़रिया है वो लाइव स्टॉक था। इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं शहजादा साहब। तो अब जो लाइव स्टॉक है इस पर कुछ काम जो तजावीज़ दे रहे हैं माहिरीन, कोई इस पर वर्क होता हुआ नज़र आया आपके सूबाई हुकूमत में कि लाइव स्टॉक को कैसे करना है, ज़राअत को कैसे करना है? वज़ीर आला के चले दौरे छोड़ दें, बाकी को इस तरह से कोई काम शाम नज़र आ रहा है? देखें, अभी तक कुछ भी नहीं ना। मैं यही कह रहा हूँ कि फूड का क्राइसिस, आटे का क्राइसिस आ रहा है। क्या प्लान बनाया है? कोई प्लान बनाया है इस वक्त? क्या ब्यूरोक्रेट्स आगे नहीं आ सकते हैं? तो वज़ीर आला को आगे आना पड़ेगा, फूड मिनिस्टर को आगे आना पड़ेगा कि हमने कोई प्लान बनाया हुआ है। हम नॉर्थ के एरिया में क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं। नॉर्थ का एरिया ऑलरेडी पंजाब पर डिपेंड करता है। आपका कोयटा चागी जो है, कोयटा ये पंजाब पर डिपेंड करता है, और सेंट्रल बलूचिस्तान कलात और ये लसबेला ऑलरेडी वो ख़राब हो गया। वो खुद अपने गंदम जो है वो खुद अपना इस्तेमाल के लिए करते हैं, ख़राब हो गई गंदम। नसीराबाद वाला ईस्ट का एरिया वो जो है वो खुद वो करते हैं, बल्कि बेचते हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है वहाँ से कोई जो है 10 लाख से 15 लाख बोरियाँ, जो 100 kg की बोरियाँ होती हैं। इस दफ़ा वो वैसे ही तबाह हो गया। गवर्नमेंट के पास इस वक्त रिज़र्व जो है वो 3 लाख बोरियाँ उनके पास हैं। 4 लाख वो पास्को से ख़रीदने की उसमें है कि पास्को से हम ख़रीदेंगे। पास्को का गंदम ऑलरेडी बारिश में ख़राब हो गया। अब माहिरीन जाएंगे, उसको चेक करेंगे। जो फ्लोर मिल्स के जो एसोसिएशन है उन्होंने वैसे हड़ताल कर रखी हुई है।
रोटी जो है वो वैसे महंगी मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो गया एक लाइव स्टॉक की जो आप बात कर रहे हैं, लाइव स्टॉक अच्छा खासा जो है वो तबाह हो गया, पेरिश हो गया। अब लोगों को क्या, अच्छा उनमें बहुत से लोगों को ये जो अभी पैनलिस्ट बात कर रहे थे, बिल्कुल बहुत ठीक बात है, क्योंकि सारा पंजाब से साइलेज जो है यानी फॉडर जो है वो पंजाब से आता है, साइलेज की शक्ल में आता है। जब वो महंगी होगी तो दूध महंगा हो जाएगा, डेयरी फार्म जो है उसके अच्छा माल जो है आपका भेड़ बकरी बैल भैंस गाय वो मंडी में महंगा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सारा इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? उन पर तो इम्पैक्ट आएगा जो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, जो आगे जाके थोड़ा सा, जिनका बिल्कुल ऑलरेडी जो उठे थे, जो कुछ उनका तबाह हो गया, उनको ज़रूरत है फोकस करने की हुकूमत में। और फिर आप तो मुदस्सर भाई आप आए हैं बलूचिस्तान, आपने पूरा आप घूमे हैं, आपको पता है सिक्योरिटी के प्रॉब्लम इधर वैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम ऐसे हैं, इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आती है, इतने बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो बिल्कुल होंगे। तो मुझे बताएं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरफ हम जाएंगे? ये जो है वो बहुत बड़ी तबाही की जानिब है। स्पेशल फोकस मिलकर बैठे जो आमिर हयात बात कर रहे थे कि ये तमाम वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मिलकर बैठने की इस वक्त ज़रूरत है। सैलाब में जो इस वक्त तबाही है वो सब जगह फोकस्ड होकर टेलीविजन स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है, लेकिन हम ये कोशिश करें जिसके बाद जो पोस्ट फ्लडिंग का जो इशू आता है और जो सबसे बड़ा इशू होगा वो फूड सिक्योरिटी, डेयरी, लाइफ स्टॉक से मुतालिक है, उसके ऊपर फोकस करने की, तवज्जो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने पैनलिस्ट का, वाजिद रिजवी साहब, आमिर हयात साहब, शहजादा जुल्फ़िकार और उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। सबका शुक्रिया। और अब देखना ये कि किस तरह से गवर्नमेंट इन जानिब तवज्जो करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो सैलाब से मुतासरीन है उन पे जो NGOs काम कर रही हैं उनको भी इन चीज़ों पर फोकस करना है कि कम से कम कुछ ना कुछ लाइफ स्टॉक और फसलों के हवाले से जो है वो चीज़ों पर काम किया जा सके। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।